भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय नेता और मित्र और हमारे बीटीआर के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर और यूपीपीएल के चेयरमैन श्री प्रमोद बोरो जी, हमारे प्रदेश के जुझारू भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भवेश कलिता जी, हमारे अशोक सिंगल जी, यूजी ब्रह्मा जी, हमारे बहुत ही प्रिय प्रत्याशी जयंतो बसुमतारी जी, हमारे करना मोहन रॉय जी, नारायण डेका जी, श्री लॉरेंस इस्लारी जी एमएलए, हेमेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, अजय रॉय जी, कविता जी, प्रतिभा ब्रह्मा जी, गौतम दास जी, राजकुमार जी और नरेंद्र नारायण कलिता जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब आ रहा था तो देख रहा था कि जितने लोग इस सभा स्थल में हैं, इससे ज्यादा लोग सभा स्थल से बाहर भी हैं। उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये आपकी संख्या, ये आपका जोश, ये आपका उमंग, ये आपकी उत्साह, ये मुझे आश्वासित करता है, विश्वास दिलाता है कि आपने नहीं सिर्फ कोकराझार से बल्कि पूरे आसाम में हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को चुनाव जिताने का मन बना लिया है, यह स्पष्ट दिखता है। फिर चाहे वो एजीपी का कैंडिडेट हो, हमारे जयंतो भाई यूपीपीएल के कैंडिडेट हो या हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हो, सबको आपने मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली भेजने का मन आपने बना लिया है। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि यही कोकराझार था, यही बोडो आंदोलन था, यहीं पर समुदाय के साथ झगड़ा हुआ करता था, यहीं पर बंद, बॉम्ब, ब्लॉकेड, स्ट्राइक, इसके लिए कोकराझार जाना जाता था। सारे देश में एक तरीके से आंदोलन की धरती बन गया था, तो वो कोकराझार बन गया था। और कांग्रेस मूक दर्शक भी थी और एक तरीके से भाई को भाई से लड़ाने में आपका योगदान भी था। वो लड़ाने का काम करती थी। लेकिन जैसा कि प्रमोद भाई ने कहा कि मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व, निर्णय लेने वाला नेतृत्व और अमित शाह जैसा चीजों को बारीकियों से जमीन पर उतारने वाले गृह मंत्री ने आपके यहां बोडो शांति, बोडो पीस अकॉर्ड, इसको साइन करके, हस्ताक्षर करके 27 तारीख को, जनवरी को 2020 में यहां बोडो भूमि पर शांति लाने का काम किया। तो मोदी जी के नेतृत्व ने किया, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। पूरे 1 दशक तक आंदोलन चला और इस शांति अकॉर्ड के बाद लगभग 1615 लोगों ने सरेंडर किया और ये 21वीं शताब्दी का
एक अच्छा पीस एकॉर्ड बन करके हम सबके बीच में आया। मैं उसके लिए यूपीपीएल के नेताओं को भी बधाई देता हूं, प्रमोद बोरो जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक सक्रिय भूमिका अदा की और एक सकारात्मक पॉजिटिव रोल, जिसके आज ये हंसता खेलता उल्लास के साथ हम बिहार के लोगों को देख रहे हैं। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी हम बिहू का पर्व भी मना रहे हैं, मैं उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन यह बिहू पर्व तब मन रहा है जब बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बन चुका है और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर विराजमान हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स विराजमान हैं, और कुल मिलाकर के मोदी जी ने इस इलाके के लिए बोडोलैंड पीस एकॉर्ड के लिए 1500 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया और उसके दृष्टि से इस इलाके के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी के साथ साथ फिर चाहे संतोष ट्रॉफी हो, चाहे दुरोन ट्रॉफी हो, ये बोडोलैंड के साथ जोड़ने का काम किसी ने किया तो केंद्र सरकार ने किया। आज मुझे खुशी है कि लगभग कुल मिलाकर के 70% का इलाका नॉर्थ ईस्ट का आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट से निकल चुका है, एएफएसपीए से निकल चुका है। कभी सोचा था? मैं पत्रकार मित्रों से कहना चाहूंगा कि इन बातों को उजागर करना चाहिए। अगर अंधेरा समझ में ना आएगा तो उजाले का महत्व नहीं समझ में आएगा। अगर बुरे दिन याद नहीं रखोगे तो अच्छे दिन का महत्व समझ में नहीं आएगा। आप डिमांड करते थे आफ्सपा हटाओ, आफ्सपा हटाओ, एएफएसपीए हटाओ। आज 70% से ज्यादा त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में एएफएसपीए हटा दिया गया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस के नेता भी बता रहे थे, प्रमोद जी, कि वो आए थे, उन्होंने कुछ यहां चर्चा की है। क्या था कांग्रेस की नीति? आपको अकेलेपन में रखो, आइसोलेट रखो, आपको अंधकार में रखो, आपको इग्नोरेंस में रखो, आपको इग्नोरेंस के साथ साथ आपको अलग थलग रखो। आपको जोड़ने का काम किसी ने किया तो वो एनडीए की सरकार, मोदी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपके ध्यान में होगा, आज से 10 साल पहले आप दिल्ली जब जाते थे तो आपसे लोग पूछते थे कि कौन से देश से आए हो। पूछते थे कि नहीं पूछते थे? चर्चा करते थे कि नहीं करते थे? आज आपका इंटीग्रेशन, आपको जुड़ाव, अब पहले क्या था? पहले दिल्ली दूर थी और आप दिल से भी दूर थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में न दिल्ली दूर है, न आप दिल से दूर हो, आप हमारे नजदीक हो। इसको हमको समझना चाहिए। और इसको अगर जानना हो तो आपको जान करके खुशी भी होगी कि नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी 70 बार आए हैं। 70 टाइम्स, 10 साल में 70 टाइम्स। All the prime ministers together has not taken 70 visits as much as प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले 70 बार आए हैं। ये आपकी मुख्य मेन स्ट्रीमिंग हुई है। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 10 सालों में लगभग 680 बार, 680 टाइम्स हमारे यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में आए हैं और उन्होंने चक्कर लगाया है। आपको जानकर खुशी होगी, मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अष्टलक्ष्मी कहा। अष्टलक्ष्मी और अष्ट आधार क्या थे? सबसे पहला शांति, जो बोडोलैंड, जो कोकराझार में आई, वो शांति लाने का काम किया। दूसरा था कि हाइड्रो पावर जनरेशन, तीसरा टूरिज्म, चौथा 5G कनेक्टिविटी, पांचवा कल्चर्स, आपका कल्चर, बिहू कल्चर, इसको संभाल करके रखना, इसको आगे बढ़ाना, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्पोर्ट्स, और इसके साथ साथ यहां के पोटेंशियल को नरिश करना। ये 8 आधार लेकर के हम चले हैं
और इस आधार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आज इस इलाके में 71% नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी खत्म हो गई है। 60% से ज्यादा इंसर्जेंट जो हमारे अटैक हैं वो खत्म हो गए हैं और 82% से ज्यादा सिविलियन डेथ्स खत्म हो गई हैं, नहीं हो रही हैं। यह आज शांति का हमने ढाल देखा है। और इसके साथ साथ इस इलाके के, नॉर्थ ईस्ट के इलाके के लिए 5 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में खर्च हुआ। 5 लाख करोड़ रुपए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के प्रति अपनी नीति को बदला। एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट। पूर्व की तरफ देखो। अगर पूर्व का हिस्सा कमजोर रहेगा, अगर देश का बायां हाथ कमजोर रहेगा तो शरीर कमजोर रहेगा। अगर भारत माता कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि पूर्वी इलाके को विकास के साथ और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कहा लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, साथ में कहा एक्ट फर्स्ट एंड एक्ट फास्ट। तेजी से काम करो और पहले काम करो, इस तरीके से बढ़ाने का काम किया। और उसी तरीके से हीरा को भी आगे बढ़ाया। हीरा मतलब एच फॉर हाईवेज। आज लगभग 9 सालों में 6000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनी है और उसी तरीके से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में नॉर्थ ईस्ट में खर्च हुआ। इंटरनेट, एच और आई इंटरनेट, आज 6000 गांवों को जोड़ दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर से। कभी सोचा था कि ऑप्टिकल फाइबर से हमारे गांव जुड़ेंगे? आज 6000 गांव जोड़ दिए गए। रेलवे का बजट आसाम का 4 गुना बढ़ा दिया गया है और एयरवेज में 8 एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में बने हैं पिछले 5 सालों में, जिसमें से 3 एयरपोर्ट असम में बने ताकि हम एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। और इसी तरीके से उन्नति में उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्कीम को आगे बढ़ाया है और उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ट्राइबल्स के लिए विशेष स्थान बनाया गया और जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया गया और 10 ट्राइबल फाइटर्स जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके ऊपर म्यूजियम भी बनाने का तय किया गया है सारे देश में। और 2 ट्राइबल म्यूजियम्स नॉर्थ ईस्ट में बनेंगे ताकि हमारे आदिवासी भाई, हमारे ट्राइबल्स जिन्होंने देश के एकता अखंडता के लिए योगदान किया है, उनको लोग पहचान सके, जान सके और देश को पता चले कि उनका क्या योगदान है। इस प्रकार से काम को आगे बढ़ाया है और उसी तरीके से 400 एकलव्य विद्यालय बनाए जा रहे हैं, 400 एकलव्य विद्यालय। आपको जानकर खुशी होगी कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत, जो आर्थिक जगत में, आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक वर्ल्ड में 11th पोजीशन पर था, वो पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में छलांग लगाकर ब्रिटिशर्स को पछाड़कर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गया है। और आप फिर से जयंतो भाई को जिता के भेजना, यूपीएपीएल के कैंडिडेट्स को जिता के भेजना, बीजेपी के कैंडिडेट को जिता के भेजना, एजीपी के कैंडिडेट को जिता के भेजना। मोदी जी फिर से 4 जून के बाद फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और 2027 में भारत 3रे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत जो पीछे था, आज उसका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ गया है, 6 गुना। हमारा स्टील मैन्युफैक्चरिंग, हम 4थे नंबर पर थे, आज हम 2रे नंबर पर पहुंच गए हैं। हमारे से आगे सिर्फ चाइना है और आने वाले समय में हम चाइना को भी पछाड़ देंगे और स्टील का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन जाएगा। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आपने ऑटोमोबाइल में जापान का नाम सुना होगा, डैट्सन, टोयोटा।
आज भारत जापान को पिछाड़कर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया, तो इंडिया बन गया है। दिस इज द डेवलपमेंट। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। जो मोबाइल 10 साल पहले उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, आज अपना मोबाइल उठा के देखो, उस पर लिखा है मेड इन इंडिया। आज इंडिया में मोबाइल बन रहा है। 97% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। और उसी तरीके से केमिकल एक्सपोर्ट में हमारा 106% का एक्सपोर्ट बढ़ा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि दवाई बनाने में भारत सबसे सस्ती और सबसे कारगर दवाई, सबसे अच्छी दवाई भारत बना रहा है। और भारत दुनिया को 138% एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया की डिस्पेंसरी अगर बन गई है तो भारत बन गई है। दुनिया की मेडिसिन आज अमेरिका भी ले रहा है और दुनिया ले रहा है। यह भारत की तस्वीर मोदी जी के नेतृत्व में बदली है। बोलिए इसको आगे बढ़ाना है ना? बोलिए बढ़ाना है ना आगे? मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाना है ना? यूपीपीएल के कैंडिडेट को जिताना है ना? आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको ताकत अगर मिली है तो मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं 1993 में एमएलए बन गया था। मैं प्रमोद भाई को बताना चाहूंगा, मैं भवेश कविलिता जी को बताना चाहूंगा, शायद आपके ध्यान में नहीं होगा, उस समय एक पंचायत को विकास के लिए साल भर में 2.5 लाख रुपए मिलता था। 2.5 लाख। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक एक पंचायत को 3 करोड़ से 5 करोड़ मिल रहा है और विकास हो रहा है। आज हर एक गांव को पक्की सड़क से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जोड़ा जा रहा है और उसको जोड़ने के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज मैं जब एमएलए बना 1993 में, तो मेरे को साल में 2 मकान मिलते थे एक पंचायत में। प्रमोद बाबू, 2 मकान इंदिरा आवास योजना में, घर बनाने के लिए इंदिरा आवास योजना में 2 मकान साल भर में। आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले 10 साल में 4 करोड़ घर बना दिए। 4 करोड़ घर बना दिए। एक एक पंचायत में 40-40, 50-50 घर बन रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी जो मैनिफेस्टो, जो संकल्प पत्र हमारा निकला है, उसमें अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि कोकड़ाझार में 1,80,000 घर बने प्रधानमंत्री आवास योजना। 1,80,000। किसान सम्मान निधि, कभी सोचा था किसानों ने कि उसको हर चौथे महीने 2,000 रुपए मिलेंगे और वो भी बिना बिचौलिए के सीधे उसके खाते में जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 2,000 रुपए हर चौथे महीने पहुंचाए हैं और 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच गया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि असम में भी 12 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। 12 लाख किसानों को। जल जीवन मिशन में हर घर जल, हर घर नल, इसके तहत जहां 11 करोड़ लोगों को दिया गया है, वहीं कोकराझार में 3,40,000 घरों को नया टैप का कनेक्शन दिया गया और उसको बढ़ाया गया। स्वच्छ भारत में शौचालय बना करके महिलाओं का इज्जत, घर बना करके इज्जत देने का काम, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। और आपको जानकर खुशी होगी कि आपके कोकराझार में 4,20,000 इज्जत घर बने हैं। यानी 4,20,000 बहनों को इज्जत से रहने का, इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत, गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ कवर देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जहां 11 करोड़ परिवारों को दिया गया है, वहीं असम में 27 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत से जोड़ा गया है। और आज हमारा संकल्प पत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है
कि जो कोई भी किसी भी वर्ग का और किसी भी सामाजिक स्टेटस का, अमीर हो या गरीब, जो 70 साल से ऊपर का हो जाएगा उसको आयुष्मान भारत में मोदी जी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे और उसको हेल्थ कवर दिया जाए। कोई भी इस देश का हर व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको हेल्थ कवर मिलेगा। इस तरीके का काम किया है। मित्रों, विकास की बात मैं करूं, आपने कभी सोचा था कि कोकराझार को एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी सोचा था? आज असम सबसे बड़ा साउथ एशिया का कैंसर केयर सेंटर असम बन गया है, साउथ एशिया का। इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। और उसी तरीके से कभी सोचा था कि बोगीबील ब्रिज ये बन करके तैयार हो जाएगा? 16 साल लगे और मोदी जी ने अपने 5 साल में इसको बना करके समर्पित किया, ये भी हम लोगों ने देखा। उसी तरीके से जो भूपेन हजारिका सेतु, ये 2003 का प्रोजेक्ट था जिसको 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कवर कर लिया। नेशनल हाईवेज 2500 किलोमीटर का काम चल रहा है। अभी अमृत भारत में आपको जानकर खुशी होगी कि 50 रेलवे स्टेशन असम के उनको नया किया जा रहा है। आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अब फर्क नहीं समझ में आएगा, इतना विकास किया जाएगा। 50 रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है और इसी तरीके से विकास की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। मित्रों, मैंने आपके सामने, अगर मैं कल्याण के काम को गिनाने लगूं तो शायद शाम हो जाएगी, मेरी गाथा समाप्त नहीं होगी। इतने काम 10 साल में हुए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यहां जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं? हम उनसे लड़ रहे हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको 2 ही बातों से लेना देना है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। क्या बोलते हैं मोदी जी? भ्रष्टाचार हटाओ। और वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये अंतर है। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, और ये लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को यह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचारियों का बचाव का जमावड़ा बना है। ये बचावने वाले लोग एक साथ इकट्ठे आकर के पार्टी में इकट्ठे हुए। और ऐसे में मैं एक ही बात कहूंगा कि एक तरफ भ्रष्टाचारी लोग हैं और अपने परिवार को बचाने वाले लोग हैं, और एक तरफ विकास के दृष्टि से आगे बढ़ने वाला मोदी जी का नेतृत्व है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए, कांग्रेस ने पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कौन सा घोटाला इन्होंने छोड़ा? कोयला जमीन से निकलता है, पाताल में घोटाला कर दिया। 5G का घोटाला अंतरिक्ष में घोटाला कर दिया। आकाश गगन में ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला कर दिया। समुद्र में पनडुब्बी घोटाला कर लिया। चारों लोक में घोटाला ही घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया। आप बताइए, अखिलेश लैपटॉप घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, अखिलेश गोमती रिवर फ्रंट के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए कि अखिलेश अलकतरा घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, लालू यादव चारा घोटाला में फंसा है कि नहीं फंसा है? जमीन के बदले नौकरी में फंसा है कि नहीं फंसा है? और उसके साथ साथ चावल घोटाला में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, ममता आपके पड़ोस में टीचर की भर्ती में उनके मंत्री घोटाले में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? आप बताइए, उनके मंत्री जेल में हैं कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके का उदयनिधि मिस्टर स्टालिन 1.32 लाख करोड़ की संपत्ति, अपनी आय से ज्यादा संपत्ति है कि नहीं है? आप बताइए, ये केसीआर, केटीआर, कविता शराब घोटाले में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? ये सब लोग फंसे हुए हैं और ये सब अपने परिवार को बचा रहे हैं। आप बताइए, मैं जानना चाहूंगा, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है?
सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, आपके नजदीक में झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, समाजवादी पार्टी का नेता आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये हमारे डीएमके के नेता और मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे लोग या तो आधे बेल पर हैं या आधे जेल में हैं। और ये आपके सामने, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं। ये छल करने के लिए आते हैं, आपका वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सब इतने जागरूक हैं कि आप मोदी जी के साथ खड़े हैं, सारा देश खड़ा है। और इसलिए इस बार फिर मोदी सरकार, और इस बार 400 पार, इस बात को लेकर के हम चले हैं। बोलिए, आपका समर्थन मिलेगा ना? आपका समर्थन मिलेगा ना? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, जयंतों को जिता के भेजोगे ना? आप जयंतों को जिता के भेजोगे ना? 400 पार होगा ना? फिर इस बार मोदी सरकार होगा ना? आप लोग बीजेपी, यूपीपीएल और एजीपी को जिता के भेजेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय असम।